नमस्कार साथियों। क्योंकि आप सभी ने आज बिहार इलेक्शन का रिजल्ट देख ही लिया होगा, तो उस रिजल्ट के चूंकि आज उसको एक दिन हो गया है, तो उस रिजल्ट के कुछ मायने हैं, उस रिजल्ट के कुछ मैंडेट है जो कि हम सभी को एज अ मतलब पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, या फिर जो पॉलिटिक्स की ये जो रणनीतियाँ होती है, पॉलिटिक्स के ये जो खेल होते हैं उनमें इंटरेस्टेड है, उन सबको जाननी चाहिए। तो हम धीरे धीरे करके इनकी डिटेल्स पे बात करेंगे, जो कि कई लोग मिस कर जाते हैं, कई लोग उसको समझने में नाकाम रहते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ जो है बात कर लेते हैं एलिगेशंस की, जो कि एनडीए की इस धमाकेदार जीत कह सकते हैं, इसके आगे के जो अपोजिशन है वो लगा रही है। तो कुछ इनमें से जो मेन एलिगेशंस है वो ये है कि 10,000 जो स्कीम थी, 10,000 रुपये जो जस्ट चुनाव के पहले ट्रांसफ़र किए गए, वो एक मेन कारण बने मोबिलाइजेशन का, वोट मोबिलाइजेशन का, और वही कारण है इस हार के। दूसरे जो कांग्रेस एंड उनके जो अलायंस पार्टनर्स है वो लगा रहे हैं कि ये एक तरह से साफ साफ एक बहुत बड़े लेवल पे वोट चोरी की गई है, और ये उसका एक जीता जागता कि लाइव एग्जाम्पल है। तो वो इसके लिए प्रोटेस्ट करने की बातें भी कर रहे हैं। खैर वो अलग मुद्दा है, पर बात मेन ये है कि ये दोनों एलिगेशंस इतने यू नो इतने वो टेक्निकल, इतने एक्सप्लेनेबल, सेल्फ एक्सप्लेनेबल नहीं है। क्योंकि पहली बात, जो 10,000 स्कीम है वो अपने साथ ही प्रिजुडिस लेकर चलती है कि वुमेन वोटर्स जो है 10,000 में अपने सारे वोट्स को एक तरफा दे दी है। वो एक गलत नैरेटिव है। और इस पे जो कांग्रेस की जो अलायंस पार्टनर है महाराष्ट्र में, उनकी जो एक प्रवक्ता है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी एक अच्छा आज ही स्टेटमेंट दिया है। तो वो स्टेटमेंट भी ये कहता है कि हम वुमेन को एक इस लेंस से ना देखें कि वो सिर्फ 10,000 में बिक जाएगी या 10,000 में वोट दे देगी। तो ये इस पूरे जो एक जो मैंडेट है उसको एक पैमाने पे जज करना वो गलत है। क्योंकि ऐसा कई स्टेट्स में हुआ है, ऐसा कई स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया है। राजस्थान में भी कांग्रेस की जो सरकार थी, अशोक गहलोत जी की सरकार, उन्होंने भी फ़ोन दिए थे और राशन दिए थे, बहुत सी चीज़ें दी थी। तो अपन उनमें भी कह सकते हैं कि उनमें वुमेन वोटर्स का मोबिलाइजेशन होना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ। तो इसको हम एक बड़ा मैंडेट का रीज़न नहीं कह सकते। दूसरा, वोट चोरी, तो मैं मानता हूँ, देखो, अगर बीजेपी को वोट चोरी करनी होती तो वो 10 सीट पे करता, 20 सीट पे करते, अगर टेक्टिकली, क्योंकि उनको नज़र में नहीं आना था लो मार्जिन से जीतना होगा। बट इतना बड़ा मैंडेट, इतने बड़े लेवल पे वोट चोरी के एलिगेशंस एक अनप्रैक्टिकल, अनइम्प्रोवाइज, मतलब इम्प्रोवाइज लगते हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो है इतने बड़े लेवल पे करना, और इतने बड़े लेवल पे करने के लिए इसको मैनेज करना बहुत ही एक हाइपोथेटिकल केस है। तो मैं इस पे भी जाऊँगा नहीं। और दूसरा, इस पे जो थर्ड रीज़न, जो कि कई लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में जो कांग्रेस थी उसकी जो मेहनत है, उसके जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो मैनेजमेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट, और महागठबंधन का ओवरऑल जो सीट शेयरिंग था, उनके लफड़े हुए थे, वो भी एक इस चीज़ में कारण बने हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं उसको भी एक कारण कह सकते हैं। उस पर कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कांग्रेस को दोष देते हैं, आरजेडी को भी दोष देते हैं। उसमें कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम किया गया, पर फिर भी ये नैरेटिव एक ग्राउंड पे कन्वर्ट नहीं हो पाया, रियलिटी बन नहीं पाया। कांग्रेस में राहुल गांधी बीच में गायब थे, वो उनकी अवेलेबिलिटी थी। राजद में तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को करने की कोशिश की होगी, उनके मतलब उनकी पार्टी के केस में। बट वो एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, एज कि पिछली बार जैसे 2020 में उन्होंने जब कोरोना के ऐसे टाइम में भी एक अच्छे ऑफर के साथ, एक अच्छे पॉलिटिकल विजन के साथ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव विजन के साथ वो आए थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मैंडेट पाया था। तो वो सब इस बार नहीं दिखा। इस बार कांग्रेस की तो खैर ये पिछले इतने इलेक्शंस की वो रही है कि उनका जो ग्राउंड पे बेस वर्कर है वो भी आज कहीं ना कहीं अपने आप को पार्टी से बहुत दूर पाता है। पार्टी में
इन इंक्लूसिव पाता है, मतलब पार्टी उनको इंक्लूड कर नहीं रही है, फिर वो खुद इंक्लूड हो नहीं रहे, वो इनएक्टिव है क्या है पता नहीं, बट जो कोर कांग्रेस का जो बेसिक ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर है, आज वो वर्कर नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि वो इनएक्टिव हो चुका है, या तो वो अपने आप कहीं साइड में बंद बक्से में अपने आप को पाता है, या फिर वो अगर है तो अभी उसका इतना यूज़ नहीं किया जा रहा। तो ये एक चीज़ है, इसको हम पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा जो आला कमान है कांग्रेस का, उसकी इग्नोरेंस भी कह सकते हैं, और इसीलिए मैंने इस चीज़ को इतना बड़ा महत्व दिया। अब मैं कुछ मेरे एनालिसिस पे आता हूँ, जिसमें मैं सबसे बड़ा मानता हूँ कि बीजेपी को जो 89-90 सीट्स के आसपास का मैंडेट मिला है, उसका सबसे बड़ा श्रेय बीजेपी की मशीनरी और बीजेपी के जो वर्कर्स है, उनकी जो काम करने का एंथुसियाज्म है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उनका जो माइक्रो मैनेजमेंट, मेगा मैनेजमेंट, मैक्रो मैनेजमेंट, उन सब को इंक्लूड कर ले, तो भी उसके साथ एक कोर चीज़ जो है, जो कि बीजेपी के साथ हमेशा हर चुनाव में एक एसोसिएटेड रहती है, जो कि बीजेपी को एक अच्छा वोट शेयर लाने को जो है वो एनेबल करती है, उसको वो अलाउ करती है, वो है मोदीज फेस। देखिए, मैं इस बात को बहुत नज़दीक से ऐसे युवा होकर ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि जो मोदी फैक्टर है, जो मोदी फेस है, मोदी जी का जो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, एक सोशल आइडेंटिटी है, वो एक तरह से जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं उनके बीच में बहुत अच्छे से घर बना रही है। आप समझिए कि साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड सोशली मोदी जो है लोगों के दिलों में बहुत अच्छे से घर कर पाए हैं, और एक अच्छे से कॉन्फिडेंस दिला पाए हैं कि हाँ, मैं हूँ, मैं मेरा अगर फेस देख रहे हो कहीं, तो मुझ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। वो ट्रस्ट राहुल गांधी अब तक नहीं जीत पाए, इसीलिए कहीं भी चुनाव में जाते हैं, राहुल गांधी कितनी भी रैली कर ले, चाहे इस बिहार चुनाव में ज़्यादा रैली भी कर पाते, तो 1-2 सीटों पे कुछ, या 5-10 सीटों पे कुछ कर पाते, पर मुझे ये नहीं लगता कि राहुल गांधी इतना बड़ा एक पॉलिटिकल खेल कर पाते। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो उनकी जाग अभी जो 1 साल की जो यात्रा थी बिहार में, उन्होंने जागरूक यात्रा भी की थी, उसका भी एक अच्छा उनको मैंडेट नहीं मिला, क्योंकि राहुल गांधी की एक ट्रस्ट इश्यूज कह सकते हैं जनता के साथ, जो कि वो गेन नहीं कर पाए हैं, और थैंक्स टू ऑल टाइम बीजेपी की जो 11-12 साल की मेहनत है राहुल गांधी की इमेज खराब करने पे, और उससे ज़्यादा जो 20 साल की राहुल गांधी की खुद की मेहनत है खुद की इमेज खराब करने में, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी लीडरशिप, वो सब एक तरह से इस पूरे जो बीजेपी के जीतने के एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है। इसलिए आप भारत में आज देखेंगे कि पिछले 4 चुनावों में जो मैंडेट बीजेपी को मिल रहा है, वो इसी वजह से मिल रहा है। अब इसमें मैं अगर पॉइंट ऐड करूँ लोकसभा चुनाव का, जहाँ की बीजेपी को एक सेटबैक दिखा है, तो उसमें मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ रीजनल पार्टीज़ का। और अगर मैं मानूँ कांग्रेस का, तो कांग्रेस में जो उनको एक मतलब रिवाइवल मिला है लोकसभा में, उसमें कहीं ना कहीं एक एज अ अल्टरनेटिव राहुल गांधी को ढूंढा जाने का एक ट्रस्ट दिखाने का जनता ने एक ट्राई किया था। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जनता को एज नया लीडर राहुल गांधी को चुनना पड़ा, क्योंकि और अल्टरनेटिव था नहीं, इंडिया गठबंधन था, और वो भी उन जगह पे उन स्टेट्स में जहाँ कांग्रेस की कोर जो एक अच्छी मशीनरी है, जैसे राजस्थान हो गया, जहाँ इन्होंने अच्छे 10 लोकसभा एमपीज जीते हैं जहाँ पे, तो वहाँ आप ये देखेंगे कि जो वहाँ पे लोकल कार्यकर्ता है, जैसे अशोक गहलोत हो गए, सचिन पायलट हो गए, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑलरेडी लेते हैं, और वो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जो सोशल इंजीनियरिंग करने वाले व्यक्ति है, तो उनकी वजह से मैं मानता हूँ कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अब अगर आगे चले, तो कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो बिहार में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और ये एक इम्पोर्टेंट खेल रहा है हमेशा से बिहार की पॉलिटिक्स में। बट आप ये समझिए कि MY कॉम्बिनेशन जो था, जो कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन कहा जाता था, वो
एक तरह से आपका एक कोर बेस बन सकता है वोटिंग का, पर आपको जिताने वाला फैक्टर नहीं बन सकता। और यही चीज़ जो है, वो जो वॉलेटाइल वोटर्स होते हैं, जो कि ईबीसी है, जो कि जेडीयू के साथ है, जो वुमेन वोटर्स है, जो कि जेडीयू के साथ है, नीतीश के साथ है, वो उन जो बची हुई कास्ट है उनको मोबिलाइज करने में एक इम्पिटस, एक हेल्प की उन चीज़ को। अब इमेज की बात हमने कर ली, जो कि मोदी जी की और नीतीश जी की भी मैं मानूंगा, जो कि इमेज, हाँ नीतीश जी की इमेज की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर जो था मोदी का और नीतीश का, वो दोनों का एक कंबाइंड फैक्टर ये निकलता है कि जो वुमेन वोटर्स है, स्पेशली वुमेन हो गई, जो मेल वोटर्स, जो यूथ है, वो नीतीश और मोदी में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पाता है, सेंस ऑफ, जो कि मैंने बात की, ट्रस्ट पाता है कि यार इन दोनों व्यक्ति को अगर हम चूज़ करेंगे तो हम शायद जंगल राज से बचेंगे, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जो कि मोदी जी के जाने से हर स्टेट में आ रहा है, यूपी बदल रहा है, गुजरात बदल रहा है। जो जो माइग्रेंट वर्कर है उसने भी शायद इसीलिए अपना वोट एनडीए को रुक कर दिया, कि उसको लास्ट मौके पर जन स्वराज की जगह लगा कि एनडीए को वोट देना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट देख रहे हैं दूसरे स्टेट्स में। और जो सेंस ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि वुमेन वोटर इज़ मोर इमोशनल देन मैन, तो वुमेन वोटर जो है इमोशनली एक मोदी का फेस देख देकर उसमें एक पिता की, एक दादा की, एक रिस्पेक्टेबल फिगर की एक जो है इमेज पाते हैं, और वही इमेज मुझे लगता है वुमेन वोटर में ज़्यादा एक उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करी है। जो वैसे नीतीश जी की जो बरसों की मेहनत है, 15-20 साल की, वो नीतीश जी के पक्ष में वुमेन वोटर को लाई है, पर मैं एक उसके ऊपर की बात कर रहा हूँ कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको फ्लिप करने में मोदी फैक्टर ने नीतीश की कैसे हेल्प की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मोदी जी की जो इमेज है उसने नीतीश की इमेज को एक रॉकेट के इंजन की तरह सपोर्ट किया है, जिससे नीतीश की इमेज को एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी एक पीछे से बूस्ट मिला है, जिसकी वजह से वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाए, क्योंकि उनको 85 सीट्स मिली है, बीजेपी से थोड़ी सी कम है और लगभग बराबर है, तो ये उस चीज़ को दर्शाता है। अब इसके अलावा मेरे पास कुछ बचा नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, महागठबंधन और खासकर कांग्रेस की आप अगर पिछले 2 साल की पॉलिटिक्स, 3 साल की पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो उनकी नैरेटिव बेस्ड, नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव बेस्ड पॉलिटिक्स आपको ज़्यादा दिखेगी बजाय कंस्ट्रक्टिव बेस्ड पॉलिटिक्स की। अब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो कांग्रेस के मुद्दे या फिर दूसरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस को के मुद्दे को सपोर्ट करती है, वो हमेशा या तो रूलिंग पार्टी पे या उनके अलायंस पार्टनर्स पे एलिगेशंस लगाते हैं, उन पे नेगेटिव नेगेटिव वे में उनकी इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसको डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कहा जाता है, ये पॉलिटिक्स का पार्ट है, बट ये तो साबित हो चुका है कि इससे आप नहीं जीतने वाले, क्योंकि इमेज खराब करने का समय जा चुका है। इमेज खराब करने के लिए आपके पास ना कोई अच्छे मोटोज है, आपके पास ना कोई अच्छे कारण हैं, और ना आपके पास ऐसी इंस्टीट्यूशंस है, हथकंडे है, जिसकी वजह से आप शायद अगर इमेज खराब कर पाओ तो जान करके उसकी इमेज खराब कर दो। तो इतना जो है वो आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल है नहीं कि आप मोदी की या शाह की या किसी की भी इमेज को खराब कर पाओ। दैट्स वाई इमेज खराब करने वाला सेंस जो है वो आपका बनता नहीं है, वो काम किया नहीं। दूसरा आता है पॉजिटिव पॉलिटिक्स, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। उसमें जो है मैं मानता हूँ कि कांग्रेस और महागठबंधन ने फोकस किया ही नहीं। पिछली बार आरजेडी ने जरूर किया था 10 लाख नौकरियां देने वाला, और उस पर जो पूरा पूरा उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन बनाया था, वो इस बार एब्सेंट था। इस बार कोई ऐसे ठोस एक विजन की बात नहीं कर रहे थे, एक, क्योंकि बिहार के लोगों को विजन लेने से दिक्कत नहीं है, पर कोई उन्हें दे ही नहीं रहा है। और मैं ऐसा ओवरऑल इंडिया के बारे में भी कह सकता हूँ। आज जो इंडिया मोदी के काल में, जो मोदी जी के काल में जो इंडिया आगे बढ़ रहा है, वो क्या राहुल गांधी उससे बेटर काल दे सकते हैं? क्या राहुल गांधी में जनता, और बिहार के सेम में भी सेम कह दो, महागठबंधन क्या वैसा नीतीश जैसा या नीतीश से बेटर कुछ दे सकता है? क्या वो ऑफर कर रहा है? क्या वो ऐसा कुछ विजन दे सकता है?
अगर उसने विज़न दिया, अगर वो देगा और अगर वो देने में सफल रहता है तो ज़रूर मैं मानता हूँ कि जनता उसको वोट देगी, क्योंकि युवा समझदार है। आज जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर भी कई लोग सोचते हैं। लोग बेटर गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन गवर्नमेंट्स के काम को रिकॉग्नाइज करते हैं, और आज सोशल मीडिया में हर काम की वाहवाही और नेगेटिव आदत होती रहती है। तो आप ऐसे बिल्कुल आउटराइटली नहीं कह सकते हैं कि एक वजह से ये जीत रही है, एक वजह से हार रहे हैं। तो अगर आप विजन दे सकते हैं तो प्रोबेबली आपको एक अच्छा पॉलिटिकल कैपिटल जरूर मिलेगा। एक लास्ट चीज़ की मैं बात करना चाहूँगा, जो कि है सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू जो पॉलिटिक्स, जो कि प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छे से काम करी खेली, विपक्ष ने अच्छे से खेला। बट एक चीज़ दिखी है, जो कि बिहार में दिखी, कि सोशल मीडिया जो पॉलिटिक्स है वो ग्राउंड पर ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो पाई। अब इसका रीज़न ये भी कह सकते हैं कि बिहार थोड़ा सा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इसलिए सोशल मीडिया पेनिट्रेशन रिलेटिवली कम है बिहार में। आप इसको भी एज ए रीज़न कह सकते हैं। और इसको अगर रीज़न ना माने तो ये भी समझ सकते हैं। इसका दूसरा एक फेस ये भी रह सकता है कि बिहार के लोग या फिर भारत के लोग अब पॉलिटिकल नैरेटिव्स का मोटो समझ चुके हैं। अब वो पॉलिटिकल नैरेटिव्स को इतना तवज्जो नहीं देते, वो उन पे इतना बिलीव नहीं करते हैं। वो अपने जो ग्राउंड सोर्सेज हैं नॉलेज के, या फिर वो ट्रस्टेड सोर्सेज पे बिलीव करते हैं। और दूसरा वही कि मैंने बताया कि इमेज फैक्टर एक नैरेटिव फैक्टर से ऊपर जाता है। आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो उसके खिलाफ में अगर कोई नैरेटिव बनता है तो भी वो एक तरह से सेंस के बाहर चला जाएगा, क्योंकि लोग इमेज पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ बातें रही है जो कि मैंने बिहार चुनाव में ऑब्जर्व की है। आपके भी कुछ व्यूज़ है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आपके कुछ अगर यूनिक पॉइंट्स हैं, यूनिक व्यू पॉइंट्स हैं, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। अपन अलग वीडियो में उसको ज़रूर लेंगे और उस पर एक अलग से चर्चा ज़रूर होगी। धन्यवाद।